मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री है, इतिहास है, तो इतिहास के टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला होगा। तो यदि आप चाहते हैं इतिहास के पेपर में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव को सही करना, इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया 1 नंबर का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व के अंतर्गत रखा जाता है। क्या पुरातत्व के अंतर्गत किसे रखा जाता है? यहाँ का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्के और अभिलेख दोनों को रखा जाता है। दोनों को आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 2 नंबर का प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था। आप इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते हुए खेतों का जो साक्ष्य मिला है, जो प्रमाण मिला है, कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया 3 नंबर का, तो 3 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना बाबू कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्या किस धातु का ज्ञान नहीं था मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग थे ना बाबू, उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। क्या लोहा का नॉलेज नहीं था? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा। 12th ज्ञान जो आपको बता रहा है एग्जाम में वही आएगा। और बताइएगा 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या है हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न 5 नंबर का दिया गया है, कई बच्चे इसका आंसर जानते हैं और एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। बताइएगा कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थे। क्या हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थे? क्या व्यापार पे आधारित थी, या कृषि पे आधारित थी, या पशुपालन पे आधारित थी, या शिकार पे आधारित थी? आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि कई बार इसका सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं। और सभी बच्चे के कमेंट को हम जरूर लाइक करेंगे, तो कितने बच्चे आंसर देते हैं हम जरूर देखेंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 6 नंबर का दिया गया है, तो चलिएगा बताते चलिएगा और लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्या वे लोग विष्णु की पूजा करते थे, या शिव की पूजा करते थे, या मातृ देवी की पूजा करते थे, या इंद्र की पूजा करते थे? मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय वहां पे वे लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 7 नंबर का दिया गया, तो चलिए आप इसका आंसर बताइएगा। और जो भी बच्चे हिस्ट्री के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव को सही करना चाहते हैं, वे लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम आज करवा रहे हैं, तो इसमें से आपका कितना सही होता है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। क्या हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? मतलब कि हड़प्पा सभ्यता क्या ग्रामीण सभ्यता थी, या शहरी सभ्यता थी, या भोजन संग्राहक सभ्यता थी, या कबीलाई सभ्यता थी? तो देखिए सिंपल सा बाबू आपको याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब भी पूछा जाए तो हड़प्पा एक बहुत ही ज्यादा शहरी और विकसित सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 8 नंबर का दिया गया, तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जब भी बात कर लिया जाए कि सबसे बड़ा नगरों के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता में याद रखिएगा मोहनजोदड़ो था। कौन है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा। टॉपर क्या करता है? टॉपर यही करता है कि सभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देता है। और बताइएगा 9 नंबर का प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की है? क्या हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा का खोज जो किया गया था सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और आप सभी के लिए हमारे तरफ से एक प्रश्न क्या रहता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा तो किया ही गया था, लेकिन कब किया गया था आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 10 नंबर का, तो 10 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या सिंधु नदी के किनारे है, या व्यास नदी, या सतलज नदी, या रावी नदी? तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी को डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप बताइएगा कि आपको क्लास करने में कैसा लग रहा है, आपको एग्जाम में 100% हम लड़वाने की गारंटी बता देते हैं। और बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की है? मेरे प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा किया गया था? रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बी को ही बिल्कुल सही कीजिएगा। और कहते हैं ना जी कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो यदि आप मेहनत करते हैं, आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा, क्या है गोदीबारा, जिसे कि हम लोग बंदरगाह कहते हैं, तो बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला? बाबू आपको एक चीज दिमाग में याद रखना है कि जब भी बंदरगाह के बारे में बात कर लिया जाए, हमेशा आप लोग लोथल को सही कीजिएगा, क्योंकि लोथल जो था एक प्रकार का बंदरगाह के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस स्थल था। ऑप्शन नंबर सी को ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और बताइएगा कि लोथल कहां अवस्थित था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो है ना जी गुजरात में स्थित था। और उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किस धातु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो सिंपल सा आप लोग जीवन में याद रखिएगा, सूती कपड़ों का साक्ष्य जो मिला है कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे पास 14 नंबर का दिया गया, तो 14 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं ना बाबू, सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 15 नंबर का, और अभी जस्ट इसका आंसर हम तो बता ही दिए हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था। तो बताइएगा कि लोथल कहाँ स्थित है। आपको बताएं कि लोथल जो है बाबू गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 16 नंबर का, तो 16 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया? देखिए, आपको सिंपल सा जीवन में याद रखना, धम्म जैसी आए, धम्म से एक ही चीज याद रखिएगा कि धम्म का शुरुआत जो किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा, क्योंकि जो संतोष भैया बता देते हैं एग्जाम में वही आता है। तो लाखों बच्चों का मतलब प्यार है, सपोर्ट है, और हमेशा बोलते हैं कि भैया जो आप पढ़ाते हैं वही परीक्षा में आता है। तो आप बेहतर करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, द नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 18 नंबर का, तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 19 नंबर का, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना दोस्तों, बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हो गई थी ना बाबू, श्रवणबेलगोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का हमारे पास जो दिया गया, बताइएगा इसका आंसर कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मौर्य वंश जो था उसका सबसे अंतिम राजा के बारे में बात करते हैं कि सबसे अंतिम राजा कौन था। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या कर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी को कर दीजिएगा, बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है, और इस प्रश्न का सॉल्यूशन कई बार करवाए हैं। बताइएगा कि महाभारत के लेखक कौन है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, महाभारत के लेखक कौन है? तो याद रखेगा, महाभारत के लेखक पतंजलि है। कौन है?
पतंजलि है महाभारत के लेखक, एग्जाम के दृष्टिकोण से 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा। और आप बताते चलिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत है, आप बेहतर करना चाहते हैं, मेरा तरीका यही रहेगा, सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िए। बताइएगा कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखिए अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों के बारे में बात कर लिया जाए तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अर्थशास्त्र किसके लेखक कौन है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 23 नंबर का कि मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन होता था। देखिए मौर्यकालीन टकसाला जो था उस समय उसके प्राइम जो होते प्रधान जो होते थे कौन होते थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को लक्षणाध्यक्ष होते थे। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 24 नंबर का, तो सिंपल है बाबू, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया गया था, क्या चालुक्य के द्वारा किया गया था, या चोल के द्वारा, या पल्लव के द्वारा, या राष्ट्रकूट के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था तो सिंपल याद रखिएगा राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 25 नंबर का, तो सिंपल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया था, पेपर उठा करके देखिएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए सिंपल सा आपको एक चीज याद रखना है कि महाभारत का युद्ध क्या है जी, हमेशा आपको स्टूडेंट को हम बताते हैं कि महाभारत का युद्ध, और हमें पूछा जाए पुराणों की संख्या, नंबर ऑफ पुराण यहाँ पे पूछा जाए तो दोनों का दोनों कितना था, 18 था। क्या दोनों का दोनों 18 था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो जीवन में जब भी बात करें पुराणों की संख्या 18 और महाभारत का युद्ध कितने दिनों से चला था, दोनों का दोनों 18 होगा। तो बताइएगा यहाँ पे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। अच्छा आप ये बताइए महाभारत जिस समय था उस समय संस्कृत का वर्चस्व सबसे ज्यादा था। संस्कृत का मतलब भगवान जब रहते थे तो संस्कृत में ही ना बात करते थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, महाभारत की रचना संस्कृत में की गई है। और उसके बाद हमारे पास चलिए क्वेश्चन भी आ गया, नाम लिए शैतान हाजिर। तो बताइएगा यहाँ पे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था, अभी जस्ट बताएं। टोटल और टोटल 18 दिन तक चला था। महाभारत और पुराणों की संख्या दोनों का दोनों 18 याद रखिएगा, राइट। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 28 नंबर का, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयत्न कीजिएगा मेरे दोस्तों कि महाभारत किसने लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि महाभारत जो लिखा गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न है। और आप बताते रहिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने में आपको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसी तरह से पूरा आप एग्जाम तक पीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन करना चाहते हैं, चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा। बताइएगा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। देखिए मनुस्मृति में विवाह के प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो टोटल 8 प्रकार के विवाह का डिस्कशन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है बाबू। बताइएगा विनोद कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो गंगा पुत्र किसे कहते हैं बाबू, भीष्म को कहते हैं। किसको कहते हैं, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था। तो बताइएगा यहाँ पे कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा जीवन में एक चीज याद रखना कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। क्या जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं और सबसे पहला यहाँ पे श्वेतांबर है। श्वेतांबर कहने का मतलब वे लोग श्वेत वस्त्र मतलब कि सफेद वस्त्र को धारण करते थे। और दिगंबर जो है वे लोग क्या करते थे, बिना वस्त्र के रहते थे, वस्त्र विहीन रहते थे। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ से हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म का 2 प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 32 नंबर का, तो इसका आंसर बताइएगा कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करते हैं तो शासक यहाँ पे कनिष्क के समय में हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब की बार 400 पार आपको करना है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। बताइएगा 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, दीन ए इलाही जो संबंधित है ना बाबू, अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। दीन ए इलाही रिलेटेड टू अकबर। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया 34 नंबर का कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए भारत का सबसे अंतिम मुगल सम्राटों के बारे में बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर का नाम आता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 35 नंबर का प्रश्न दिया गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले कहेंगे हैंडेला स्टार, तो आप पहले ही लगा दीजिएगा। बताइएगा कि तंबाकू का सेवन, सबसे पहले तंबाकू का सेवन किसने किया था? तो याद रखिएगा तंबाकू का सबसे पहले सेवन अकबर के द्वारा किया गया था और तंबाकू को बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। कौन लगाया था? तो जहांगीर लगाया था। याद रखिएगा सेवन किसने किया था? सबसे पहले अकबर, और बैन किसने लगाया था? जहांगीर। आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से ए को सही कीजिएगा। और तुरंत देखिए आपके पास प्रश्न आ गया 36 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि तंबाकू पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगा दिया था? बोल दिया था आप तंबाकू पीना मना हो गया। जैसे नीतीश कुमार बिहार में क्या किए हैं, शराबबंदी कर दी है, तो उसी तरह से तंबाकू पे बैन कौन किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल 100% एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कभी भी बाबू आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न दिया गया, हर एक बच्चा इसका आंसर जानता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे ही देखिएगा आप बिल्कुल सही कीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत तो होगा नहीं क्योंकि इतना आसान प्रश्न है। और उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अकबरनामा की रचना किसने की है? मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल से याद रखिएगा, अकबरनामा की रचना जो की गई है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में सभी का सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप पेपर उठा करके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो परीक्षा में नहीं पूछा है। तो चलिए बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल 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 आप सही कीजिएगा। और बताइएगा गोपाल, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 40 नंबर का, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी यहाँ पे सिंपल सा कि दामिन इको क्या है, क्या था? देखिए दामिन इको जो था ना बाबू, एक प्रकार का भूभाग था। क्या था? एक प्रकार का भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा और परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 41 नंबर का 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? क्या संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंपल याद रखिएगा, जीवन में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका प्यारा प्यारा नाम क्या है। और आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं किस जिला से देख रहे हैं आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको पहचान जाए और एग्जाम तक पूरा एकदम बेहतर तरीका से गाइड करते रहें। और जो भी बच्चे पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 43 नंबर का प्रश्न दिया गया है, बताइएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी बोले, दोनों की स्थापना एक ही है, मतलब 1600 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 44 नंबर का, तो बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में जब भारत में विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में बात करते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी, सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि सैनिक द्वारा प्रयोग की जाने वाली राइफल मतलब कि बंदूक का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? देखिए 1857 के समय जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो सैनिक राइफल का यूज करते थे, हथियार का यूज करते थे, तो उसका नाम क्या था? एनफील्ड था। क्या था?
एनफील्ड था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसमें क्या था कि चर्बी वाले कारतूस था और यही मुख्य उसका कारण था युद्ध का, ठीक है। और उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था 1911 में किया गया। कब किया गया? 1911 में, 1911 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 47 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। सबसे पहले आप ही बताइए, चंपारण जो है कहाँ है? बिहार में है, तो इसका संबंध भी बिहार से होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हुआ, ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 48 नंबर का, तो इसका आंसर आप बताइएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को सही कीजिएगा। और 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। क्या असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा 1920। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे 50 नंबर का, कि भारतीय संविधान सभा की, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए का कहना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी का कहना है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी कहता है सचिदानंद सिन्हा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या होता है कि आपको सबसे ज्यादा समस्या जो है, सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उस विषय का हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देखने में, और आप हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 लाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, अब की बार 400 पार करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।